ज़िशानवी, महात्मा गांधी जी की जो आज़ादी की स्ट्रगल है वो हम सब मानते हैं, लेकिन कुछ इंडियन हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जो काफ़ी तनकीद करते हैं उनके फ़ैसलों पर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर। वो तनकीद क्या है और वो गलतियाँ कौन सी हैं जो वो हाईलाइट करते हैं? महात्मा गांधी जैसा लीडर सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लीडर हैं जो आए हैं। फिर लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना हिंदुस्तान में, उन्हें एक शऊर देना, सियासी शऊर देना, ये गांधी जी के बहुत बड़े एजाज़ात हैं। फिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। और पाकिस्तान को जब पैसे नहीं मिल रहे थे, जो रोके हुए थे इंडिया ने, फिर दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मरण भरत रखा हुआ था, जिसकी वजह से गॉडसे ने उनकी जान भी दी। तो गांधी जी के बड़े एहसानात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो तनकीद उन पर होती है, वो तनकीद करने वाले भी हिस्टोरियंस जैसे एम एन रॉय हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, या डॉक्टर अम्बेडकर हैं जो दलित थे, और सावरकर हैं, और कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं। करते क्यों हैं तनकीद? तनकीद करने की बड़ी वजह ये है कि वो समझते हैं कि गांधी जी की चाहे क्विट इंडिया पॉलिसी थी, चाहे नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी, चाहे सिविल डिसओबीडियंस की पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो गांधी जी की थी, वो इनफैक्ट हिंदुस्तान में जो मैस मूवमेंट है उसको चैनलाइज, गैल्वेनाइज या उसके समरात हासिल करने से रोकने के लिए काम आई और बरतानवियों के हक़ में गई। और जब मोमेंटम, मैस मूवमेंट का मोमेंटम बना एक तब्दीली लाने के लिए, ना सिर्फ अंग्रेज़ों को निकालने के लिए बल्कि ऑल्टरनेटिव, अंग्रेज़ों के जाने के बाद तो हिंदुस्तान में कुछ होना था ना, तो वो जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम लोगों ने लेके आना था, उसको, उस रिवोल्यूशन को, उस इनकलाब को गांधी जी की इन पॉलिसीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, रोक दिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ गाहे गाहे जो कुछ ऑफ़र करना चाहते थे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, वो कांग्रेस के ज़रिए, गांधी जी के ज़रिए उसे बहुत आसानी से मनवा लिया करते थे। उससे हुआ ये कि जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज़ थी इंडिया के अंदर, वो पीछे रहती गई। रिवोल्यूशनरीज़ पे बहुत जुल्म भी हुए, और अहिंसा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, लोगों का कैथारसिस भी होता रहा। अब कैथारसिस तो लोगों का हुआ, लेकिन कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई। ये वो एतराज़ा। फिर ये कि गांधी जी के ऊपर ये भी एतराज़ात डॉक्टर अम्बेडकर तो ख़ास तौर पे करते हैं कि जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर कोई आवाज़ उठाई जा रही थी या उनको कुछ हुकूक मिलने की जब भी बात हुई, तो गांधी जी ने मरण भरत रख लिया और कॉम्प्रोमाइज़ जैसे पूना पैक्ट पर है 1932 का, उसकी तरफ चले गए। इस पर डिटेल से बात कर लेंगे। इसी तरह जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल सेपरेट इलेक्टोरेट ही है, इसके ऊपर भी गांधी जी बड़े आराम से मान गए। गांधी जी ने सियासत में मज़हब को दाखिल किया, बिरला और टाटा के यहाँ जाके बैठे रहे, वहाँ से उनसे पैसे लेके सियासत करवाते रहे, तो उस सियासत के अंदर पैसे का अमल दखल भी हुआ। फिर ये कि गांधी जी जो कि बहुत लिबरल थे, बहुत लिबरल होने के बावजूद इंटर मैरिजेस के हक़ में नहीं थे, अच्छा, ट्रेडाइनिंग के हक़ में नहीं थे, और वैसे वो सबसे बड़े मोहब्बत का दर्स देते थे। ये वो एतराज़ात हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किए हैं, या एम एन रॉय ने किए हैं, या दूसरे हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियंस ने किए हैं। यानी एक बड़ा सख्त इल्ज़ाम तो ये भी है कि गांधी जी इनफैक्ट कास्ट सिस्टम के भी हक़ में थे। अच्छा, वो कास्ट सिस्टम को शायद कहीं ना कहीं कंडेम तो करते हों, लेकिन वो कास्ट सिस्टम को अमली तौर पे कहीं ख़त्म नहीं कर सके, ना ख़त्म करने के लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाई, और ना उसे को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे। अच्छा, इस तरह सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वो गांधी जी एक करिश्मेटिक शख्सियत तो बने, लेकिन उस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ख़त्म नहीं कर सके। गांधी जी पे नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम क्यों लगता रहा? ख़ास तौर पे जब वो साउथ अफ्रीका में थे, वो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के हुकूक के लिए मुहिम चला रहे थे। वहाँ उन्होंने, जो वहाँ के ब्लैक थे, जो अफ्रीकन थे, उन्हें कम तर गर्दाना हिंदुस्तानियों की बनिस्बत, और इसका खुलम खुला इजहार भी किया। लेकिन हमें बहरहाल, हम इन सारी बातों को, या बहुत से और मौरख़ीन इन तमाम बातों को जस्टिफाई भी करते हैं कि मतलब गांधी जी एक एजुकेटेड आदमी थे, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल इब्तदाई दौर था उनका साउथ अफ्रीका के अंदर। जब वो गए, वकालत का भी इब्तदाई दौर था, और हिंदुस्तानियों पर जुल्म भी अंग्रेज़ बहुत ढा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बातें की। लेकिन बहरहाल हमें नज़र आता है कि गांधी जी के तज़ादात शुरू से आखिर तक
ये मुसलसल हर जगह गांधी अर्बन पैक्ट, अगर उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज दिया तो हमें नज़र आता है कि वो भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया, एक गारंटी दे दी अंग्रेज़ को कि वो आगे नहीं आएंगे, उन्होंने उन तीनों को फांसी दे दी। वो रेवोल्यूशनरीज़ थे। फिर ये भी कहा जाता है कि जिन रेवोल्यूशनरीज़ को तो बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, उन्हें ताक़ुब करके पकड़ा जाता था, टारगेट किया जाता था, ज़िल्लत आमेज़ सज़ाएँ दी जाती थी उन्हें, लेकिन कांग्रेस के जो लोग पकड़े जाते थे उनके साथ बहुत दोस्ताना सलूक भी होता था, उन्हें कोई ऐसी सज़ाएँ नहीं दी। इसका मतलब है कि वो गांधी जी का जो अदम तशद्दुद, अहिंसा या जो बैन चल रहे थे सियासत में, वो इनफैक्ट रेवोल्यूशनरीज़ के तो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बरतानवी कुचलने पे आ जाते थे उन्हें, लेकिन इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। क्योंकि देखिए बरतानिया एक कॉलोनियल पावर थी, वो हिंदुस्तान के अंदर आके बैठी, चंद लाख लोग, चंद हज़ार लोगों ने चंद लाख लोगों को अपने साथ मिलाया और बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को मग़लूब किया। अब उनके ज़रिए डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के ज़रिए, डेमोक्रेटिक लोगों के ज़रिए, पढ़े लिखे लोगों के ज़रिए, जो वहीं से इंग्लैंड के पढ़े लिखे लोग थे, उनके ज़रिए इन लोगों को कंट्रोल किया। बरतानिया पे तो ये तो है, बरतानिया को ये कॉलोनियल ताकत को असर्ट करने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इल्ज़ाम लगता है इन तमाम लोगों पे, ख़ास तौर पे गांधी जी पे, कि वो एजेंट बने अंग्रेज़ के हाथ में। अच्छा, हिंदुस्तानियों पे जुल्म बरकरार रखने के लिए, जुल्म ढाने के लिए नहीं, जुल्म बरकरार रखने, यानी वो जुल्म जो कॉलोनियल पावर्स कर रही थी हिंदुस्तानियों पे, और जिसके नतीजे में रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को आगे बढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ भी रही थी, वो इन्हें ओवरथ्रो करना चाहती थी, एक नया निज़ाम लाना चाहती थी वो फोर्सेस, उनके रास्ते में हायल हुए गांधी जी। यही हमें नज़र आता है वर्ल्ड वॉर में, जब अंग्रेज़ बहुत कमज़ोर हो गया तो वो गांधी जी उस वक्त जो मूवमेंट चलाते हैं, क्विट इंडिया, छोड़ो, हाँ, वो वक्त नहीं था वो काम करने का। और अगर उन्होंने उस मूवमेंट को चलाया भी, लोग इकट्ठे भी हुए, तो उसको बड़े ही गैर महसूस तरीके से ख़त्म भी कर दिया उस मूवमेंट को। मतलब फिर वो अंग्रेज़ के हाथ में सारा कुछ है। फिर और बहुत सी बातें जो उनके अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज़ की बात है, जैसे सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े लीडर थे, वो फादर ऑफ नेशन कहते थे गांधी जी को, गांधी जी ही उन्हें लाने वाले थे पार्टी के अंदर, फिर गांधी जी ने ही उन्हें निकाल दिया। हालांकि वो 43, क्या थी वजह ये कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे और रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी के हामिल थे। वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाना चाह रहे थे, बना भी रहे थे, 43,000 लोग भी उन्होंने बाद में इकट्ठे कर लिए। तो लेकिन गांधी जी अपनी वही अहिंसा और बैन चलना और कोऑपरेशन, एक्चुअली अंडर द गार्ब ऑफ नॉन कोऑपरेशन वो कोऑपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, वो जो थे रेडिकल थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनको इन्होंने निकाल दिया और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। क्या ये इल्ज़ाम लगता है गांधी जी पर कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा लिया? ज़ात के लिए ये कि वो गांधी जी एक आदमी थे, वो चाहे बहुत एनलाइटेंड और बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि एक आदमी फ़ैसले कर रहा है हिंदुस्तान की तकदीर के। मसलन कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को बनना चाहिए वज़ीर आज़म या पटेल को बनना चाहिए, तो वो फ़ैसला गांधी जी कर रहे हैं कि नेहरू को बनना चाहिए। अच्छा, ये इस बात से कतई नज़र हमारे यहाँ आज तक ये रिवाज है, हमारे जो पार्टी हेड या पार्टी लीडर होता है उसके पास एक मुतलकुल अन्नानियत आ जाती है, वो उसको एक हम तसव्वुर कर लेते हैं सब लोग कि जी वो ही फ़ैसला करेंगे। भाई वो क्यों फ़ैसला करेंगे? आप जाहिल हैं, आपके पास कोई ऐसी, आप नहीं फ़ैसला कर सकते मिलकर। यानी अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी इंतहाई अनडेमोक्रेटिक काम उस वक्त भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। तो गांधी जी ने अपनी ज़ाती, सरोजिनी नायडू कहती हैं कि बापू को गरीब दिखाने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो अपनी ज़ात के लिए बज़ाहिर फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। अपनी ज़ात के लिए तो गांधी जी खाना पीना भी छोड़ चुके थे, वो चरखा काटते थे, वो खद्दर बनाते थे, वो अपनी बीवी के साथ सोना तक छोड़ चुके थे। तो अब अपनी ज़ात के लिए तो उन्हें देखा जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से लीडर्स जो हमेशा ये कहते हैं मुझे अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हालांकि जो कुछ होता है ज़ात के लिए हो रहा होता है, ब्रांडिंग करते हैं, वो ब्रांडिंग होती है कि मुझे अपनी ज़ात के लिए। तो गांधी जी भी यही कर रहे थे। ये इल्ज़ाम है जो इंडियन मौरख़ीन लगाते हैं कि गांधी जी जो कुछ कर रहे थे अपनी ज़ात के लिए कर रहे थे। अच्छा, हम ब्रेक डाउन करते हैं इन इल्ज़ामात को, स्टार्ट से देखते हैं। गांधी जी की लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट हुए
जो आपको लगता है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर या ये मामलात इस तरह से गए? शुरू में तो गांधी जी बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थे। उन्होंने कोई गुर्बत, महरूमी, कोई जबर, कोई मफलूकुल हाली, कोई डिप्रिवेशन कोई ऐसी नहीं देखी थी ज़िंदगी में, कोई ऐसा नहीं था। बल्कि जब हम जाते हैं कि इंग्लैंड में पढ़े, इंग्लैंड से पढ़ के वापस आए, यहाँ से वो केस हार वार भी गए, फिर साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने फिर उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंडियन जो लोग थे साउथ अफ्रीका में जो रहते थे, उनके हुकूक़ की आवाज़ भी उठाते रहे। और वो 3 पाउंड वाला जो के ऊपर एक टैक्स लगा, उस टैक्स के ख़िलाफ़ गांधी जी ने जब आवाज़ उठाई तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टांस था उनका। वो टैक्स उन्होंने टैक्स नहीं लगने दिया। वो टैक्स ना लगने की वजह से जो बरतानिया के अखबारात थे, उन्होंने गांधी जी को रातों रात हीरो बना दिया। और गांधी जी फिर वापस हिंदुस्तान आए, आके पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया, लोगों को इकट्ठा किया। फिर उन्हें ख़ुद को ब्रांड करना आता था। उन्होंने इस कौम की, यानी पूरे बरसगीर की कौम की नफ्सियात को समझ लिया। वो आज भी वही है, नफ्सियात बदली नहीं है। वो उनको आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके देना है जिसके लिए वो मरूब हो जाए आपसे और आपसे रिलेट करना शुरू कर दें। कुछ भी हो सकता है। गांधी जी ने ये किया कि उन्होंने वो कपड़ा बांधना शुरू कर दिया सफ़ेद रंग का अपने इर्द गिर्द, बाकी कपड़े वपड़े उतार दिए। उन्होंने कहा जी कपड़ा नहीं मिल रहा अगर मेरे हिंदुस्तानियों को, तो मैं क्यों पहनूं। और चरखा काटना शुरू कर दिया और लोगों के पास जाना शुरू कर दिया, नंगे पाँव फिरना शुरू कर दिया। अब इससे उन्होंने ख़ुद को ब्रांड किया। लोग उनके साथ, ज़ाहिर उनकी फ़िलॉसफी भी थी, उनकी हर चीज़ में उनकी फ़िलॉसफी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोग उनके साथ हिंदुस्तान भर से रिलेट कर रहे थे और एक अनडिस्प्यूटेड कैरिज्मेटिक लीडर बन गए वो हिंदुस्तान में। उस वक्त में तनकीद होती थी जब वो कर रहे थे? उस वक्त हमें बहुत कम नज़र आता है तनकीद। जैसे हमने देखा भगत सिंह तो तनकीद कर रहे थे। 2 टेंडेंसीज आपको नज़र आएंगी हिंदुस्तान में मुसलसल, ख़ास तौर पे 1917 के बाद, यानी जब बोल्शेविक रिवोल्यूशन आ गया रशिया के अंदर, सोवियत यूनियन बन गया वो, तो हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तहरीकें चलना शुरू हो गई जो ये समझते थे कि कैपिटलिज़म या सरमायादारी जो निज़ाम है इसको आसानी से ओवरथ्रो किया जा सकता है, या लैंडलॉर्डिज़म को कम से कम आसानी से ओवरथ्रो किया जा सकता है, क्योंकि रशिया में लेनिन ने ये करके दिखा दिया था। तो हिंदुस्तान में भी वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी। एक तरफ आपको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज़ नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको डेमोक्रेटिक फोर्सेस नज़र आ रही हैं। अब अंग्रेज़ को सूट सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी फोर्सेस हरगिज़ नहीं करती थी, क्योंकि एक तो उनका जो निज़ाम था वो मार्क्स से बोरोड था और फिर रशिया बैक्ड था, और रशियन इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, यानी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रशिया का था जो अंग्रेज़ जैसे चढ़ता था बहुत ज़्यादा। अंग्रेज़ को वही पार्लिमानी डेमोक्रेटिक लोग ही अच्छे लगते थे जो आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स लेके आए, और वो रिफॉर्म्स दरअसल हिंदुस्तान में रिचेस को एक्सप्लॉइट करने का बहाना बने, क्योंकि अंग्रेज़ को नहीं पता था कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद इतना कमज़ोर हो रहेगा, उसे जाना पड़ेगा छोड़ के। वो तो यहाँ नौबादियाती इस्तेहसाल के लिए लाइनें बिछा रहा था, वो तो सुरंगें खोद रहा था, वो तो नमक निकाल रहा था, पता नहीं क्या क्या कुछ उसने यहाँ पे लूट खसूट की हुई थी। तो उस लूट खसूट को उसका तो ख्याल था वो सारी ज़िंदगी कायम रखेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से कमज़ोर इतना हो गया कि उन्हें जाना पड़ा यहाँ से। अब हम जब देखते हैं हिस्ट्री में पीछे, तो वो जो रिफॉर्म्स पे कर रहा था, वो रिफॉर्म्स इनफैक्ट अपने लिए कर रहा था। इन लोगों को अगर पढ़ा लिखा रहा था, अगर इन लोगों को वो जो एक क्लैरिकल माइंड एक डेवलप कर रहा था हिंदुस्तानियों का, तो वो ICS ऑफिसर्स पैदा कर रहा था, वो पैदा कर रहा था अपने ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए। उनके वो आपका जो नेशनल लैंग्वेजेस थी, या जो आपका नेशनल कल्चर था, पंजाब में ख़ास तौर पे आप देख लें, या जो आपकी जो एक रिवायात थी, उनको तो बहुत कारी ज़र पहुंचा रहा था वो हर जगह। दूर न रहें, पंजाब की मिसाल ले लीजिए, और जब कायदे तक उन्होंने उठा के जलवा दिए, तो ये निज़ाम उन्हें सूट करता था। ये जो आई एम वेरी सॉरी टू से, मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस भी, वो तमाम पार्टीज़ जो अंग्रेज़ों के साथ रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पे अमल पैरा थीं, वो अंग्रेज़ को सूट करती थी। उन्हें रेवोल्यूशनरी टेंडेंसीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती थी।